हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। चैप्टर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 11वीं क्लास 12वीं क्लास सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एनआईओएस बोर्ड में जो पढ़ते हैं उनके लिए तो है ही है, प्लस यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी जो है फ़ायदेमंद है। ये जो है आपके समक्ष होगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का डोज आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में जो बात रहती है इसमें हम जो पढ़ेंगे, बायोमोलिकुल्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और इसका क्या प्रोसीजर है और इसमें किसमें कितना महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, ये सारे कुछ होगा। और बहुत ही जो चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is nitrogen fixation by the free living organism and the symbiotic nitrogen fixation. Friend, it's the most important topic, nitrogen fixation by their free living organism and symbiotic nitrogen fixation. Here, the nitrogen fixation is the destructive properties is possessed by a select groups of organism, and because of the presence of enzyme nitrogenesis in them. The process of nitrogen fixation is the primary confined to be microbial cells like a bacteria and cyanobacteria. These microorganisms may be independent and free living. Friend, there is a microorganism may be a dependent and free living organism here shown in this table. Here, some free living macro which is the fixed nitrogen. First of all is a Clastotridium. Clastotridium is a anaerobic bacteria. Here is a non-photosynthetic is a status, and second is Clobilacella. Clobilacella is the Drephaculotis bacteria is a non-photosynthesis in the status, and as Azotobacter is the aerobic bacteria. There is a non-photosynthesis is the status, and the Rhadosporidium. The Rhadosporidium is their purpose non-sulfur bacteria photosynthesis. The Rhabdopadillium bacteria is the most important for the purple non-sulfur bacteria on the exam view and the PMT question also. There is a next is Anabina. Anabina is the cyanobacteria. It is the most important of photosynthetics only. There is a processing of photosynthesis is a some other important question from here. Some microbes may become associated with their other
organism and the fixed nitrogen. Their host organism may be a lower plant or higher plant. The host organism and the nitrogen fixing microbes establish a special relationship is called symbiosis. Their special relationship is called to the symbiosis because nitrogen fixation microbe. There and this is the result is a symbiotic nitrogen fixation. Here so in this table some symbiotic nitrogen fixing organism. The first of system is a lichen. There is a symbiontes is a cyanobacteria and fungus. A second is a Barophyta. Barophyta is there cyanobacteria and the Anthroceras. Anthroceras is example is the savonites. And the Petrodophyta. Petrodophyta is the cyanobacteria and the Azolla. Azolla and the example. The next is the Gymnosperm. Gymnosperm is there is the cyanobacteria and the Cycus. The next is angiosperm. Angiosperm is the lismens and the rhizobiums. They are important example for the PMT questions. And angiosperm is a non-leguminous plant and the ectotomycete. Entomycete is the such as the Luna and the Marica and Perusa. There is another is a angiosperm. Angiosperm is a Brazilian grass. The Brazilian grass is the most important example of angiosperm. The Radicarius is the scientific name and corn and the Azospirillum. Azospirillum is the scientific name here. पर बात रखता है कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कुछ विशेष जीवों द्वारा ही किया जाता है क्योंकि उनमें एक विशेष एंजाइम नाइट्रोजन जिनस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन जिनस पाया जाता है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ योगदान देता है। कहते हैं इसमें जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है ये मुख्यतः सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं जैसे जीवाणु तथा जो है एनोबैक्टीरिया के रिगार्डिंग होती है, जिसको हम एनोबैक्टीरिया को जो है हम नीलहरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, जो आप भी छोटे क्लास में पढ़े होंगे। नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं, एक तरह से देखा जाए तो काई के रूप में होते हैं। ये सूक्ष्मजीवी जो है आत्मनिर्भर तथा मुक्त रूप से रहते हैं, यानी ये आत्मनिर्भर रहते हैं, इनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप देखते होंगे जहाँ पानी चलती है वहाँ काई लग जाती है, तो नीलहरित शैवाल देखना आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया गया है। उसके पश्चात कहते हैं कुछ जो है मुक्ति जीवी जो है सूक्ष्म जीवो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर स्थिरीकरण करते हैं। देखिए एक तरफ तो है सूक्ष्म जीव, दूसरी तरफ है स्थान जहाँ कहाँ स्टेटस पे करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है क्लास्ट्रोडिडियम। क्लास्ट्रोडिडियम जो होती है दोस्तों अवायवी जीवाणु है, यानी अवायवी है ये, और ये प्रकाश संश्लेषित जीवाणु है, यानी अप्रकाश संश्लेषित जीवाणु है, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में जो है ये अपना जीवन यापन करती है, इसलिए इसको अवायवी जीवाणु भी कहते हैं, यानी वायु की अनुपस्थिति में जो है अपना जीवन करता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? क्लास्ट्रोडिडियम्स। क्लास्ट्रोडिडियम्स जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है क्लोबेलेसिला। ठीक है, जो क्लोविसेला है वो भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें विकल्पी जीवाणु है, ये वैकल्पिक है, ये भी अप्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना जीवन यापन करती है, जो कि इसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पश्चात तो आपको पता है कि नाम सुना सा लगता है, जैसे एजोटोबैक्टर। एजोबैक्टर जो होती है वायवी जीवाणु होती है, यानी वायु की उपस्थिति में ही जो है अपना क्रिया करती है, इसलिए इसको अप्रकाश संश्लेषी भी रहते हैं, क्योंकि वायवी जीवाणु है लेकिन इसका जो स्थान होता है अप्रकाश संश्लेषण में अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद रेडोस्पोलियरियम। ठीक है, जो रेडोस्पोरिलियम जो होता है ये बैगनी गंधकहीन जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन से जीवाणु जो रहते हैं, ठीक है, जो मुक्तिजीवी में आते हैं। तो इसमें जो है आपके समक्ष दो ही नाम रहता है, रेडोस्पोरिलियम, ठीक है, और एक है एनावीना। एनावीना भी उसमें से एक है, जिसमें एनावीना जो है कहते हैं ये जो है साइनोबैक्टीरिया होता है, ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण में जो है अपना जीवन यापन करता है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। कहते हैं यहाँ कुछ सूक्ष्म जीवों अन्य जीवों में साथ मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जैसे पोषित जीव निम्न कुल के पौधे अथवा उच्च पादप समूह से हो सकते हैं। पोषित जीव तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच का एक विशेष संबंध स्थापित करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं जिसे सहजीवी भी कहते हैं, यानी इसका जो
नाम दिया गया है दोस्तों, सहजीवी दिया गया है, यानी सिम्बायोटिक्स नाम से जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है तथा यह जो है प्रक्रिया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही भी कहलाता है। यानी इसी को जो हम है क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से भी रहता है और आपके लिए भी है। कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीव जो हैं जिसको आपको जानना चाहिए और आपके दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले तो लाइकेन आता है, ठीक है। लाइकेन जो होता है साइनोबैक्टीरिया होती है, जो जिसे हम नीलहरी शैवाल एवं कवक की विविध जातियों के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपके समक्ष जो है बायोफाइटा है। बायोफाइटा जो होती है साइनोबैक्टीरिया एवं जो है एंथ्रोसिरोस के साथ जो है अपना ये जीवन यापन करती है। उसके पश्चात है टेरोफाइटा। टेरोफाइटा जो होती है दोस्तों, टेरोफाइटा आप देखोगे तो साइनोबैक्टीरिया एवं एजोला के साथ अपना रिएक्ट करता है, यानी इसका जो होता है जीव कौन सी होती है, साइनोबैक्टीरिया एवं एजोला। उसके बाद है अनावृत बीज पौधे। अनावृत बीज पौधे होते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया एवं जो है साइकस के पौधे आ जाते हैं। इसमें जितने भी साइकस के पौधे होते हैं वो अनावृतीय पौधों में ही आते हैं। उसके बाद है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म तो आपको पता है कि दलहनी पौधे होते हैं जिसमें ग्लूकोस एवं राइजोबियम्स पाया जाता है, ये तो आपको नॉलेज ही है। उसके पश्चात हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होती है नॉन लेग्यूमिनियस यानी एक्टिनोमाइसीट्स यानी कवक जैसे कि एलाइंस, मयरिका और पैरसस इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात हमारा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो दोस्तों होते हैं वो ब्राज़ीलियन घास के रूप में होते हैं, जिसमें जो है डिजिटेरिया, मक्का एवं जो है एंजोडियम्स पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। Our next important topic, mechanism of biological fixation of nitrogen. Friend, what do you mean to mechanism of biological fixation of nitrogen? So here nitrogen fixation is required. First is the molecule nitrogen. Second is a strong reducing power to reduce or nitrogen like a reduce FAD. FAD mean to flavins, adenines, dinucleotides, and the reduced to NAD. NAD mean to the Nactotamides and adenine dinucleotides. There is important a source of energy ATP, adenine triphosphate. The ATP to transfer the hydrogen atom from NADH2 or FADH2 or dinitrogens, and there is an enzyme nitrogenesis. The enzyme is nitrogenesis is a fifth point is a compound for a trappings and ammonia form it is a sign it is a toxic to the cell. The reducing agent NADH2 and the FADH2 and ATP are provided by the photosynthesis and respiration. There is important to the ATP for the energy. The overall biochemical process involving to step view reduction of nitrogen to be ammonia. The enzyme nitrogenesis is MOFE containing protein and bind with their molecules of nitrogen and to add their binding site. This molecules of nitrogen is then acted upon to the hydrogen from the reducing coenzyme and reduced in the stepwise manner. It is the first produced or diamides is a N2H2. There is a hydroamine, the N2H4, and finally ammonia is a 2NH3. Their formation of ammonia. The ammonia is not be liberated by their nitrogen fixture. It is a toxic to the cells and therefore there's a fixed combined NH3 with the organic acid in the cell and form a ammonia acid. The general equation for a nitrogen fixation may be described as a following. So here the equation is N2 plus 16 ATP plus 8H positive plus He negatives is a formation of 2NH3 ammonia plus release of 16 ADP plus 16 PIs plus. So the molecules of nitrogen is a very stable molecules. The molecules of nitrogen is a very stable molecules. Therefore, a sufficient amount of cell energy in the form of ATP is required for the stepwise reduction of their nitrogen to ammonia. In a genomics, is a nitrogen fixation occur in a specially body called root nodules. There is a nodule is a developed due to net interaction between to the bacteria rhizobiums. The reactive of rhizobiums and their lysm to root see the figure and their biochemical step of nitrogen fixation are named. However, to the lemons nodules is a pose of specially protein is called
LEGHEMOGLOBIN, hemoglobins. There is synthesis by the hemoglobins in the result of symbiosis as because either bacteria along nor a lesmi in the plant along process the protein. Recently, it has been to shown that a number of host genes are involved to achieve this. In addition to the hemoglobins, yani homoglobins, as groups of proteins called nodulines are also synthesis which is help with the establishing symbiosis and maintain to the novel fiction. In addition to the ligohemoglobins, or groups of proteins called nodulins are also synthesized which help with the establishing to the symbiosis and maintain the nodal functioning. Here, leg hemoglobins is produced as a result of the interaction between two bacteriums and legumes roots. Apparently, the rhizobium's genes code for the hemiparts and the legumes root cell is a genes coded for the globins majority. Both the quantities of product together constitute their final protein hemoglobins. Due to nitrogen fixation, function of the hemoglobin is to act as an oxygen exchanger, so that enzyme nitrogenesis then is a convert to N2 to ammonia under to the anaerobic condition. Here showing in this diagram, there is a host plant cytoplasma and other side is the rhizobiums in the noodle. There is a leg hemoglobins in the TCA cycle, ETS chain and phlodoxin. There is a converted to keto acid and the ATP is also released here. And aerosides and the other ammonia acid is a formation. And the secondly is ammonia is also formation. The other side nitrogen, diamidaz, hydrogens and the formation. There next is there is a nitrogenesis Fe and the FeMO is a complex and the nitrogenesis is a Fe and the FeMO complex and there is nitrogen FeMO complex is a formation of ammonia. So simplify the flash sheets of the biochemical step of nitrogen fixation. The leg hemoglobins is considered to lower down to the particle pressure of the oxygen and help in a nitrogen fixation. However, this function is specific for the legumes is only because the free living microbe do not pose the nitrogen fixing is a ligohemoglobins. Moreover, it has also not been found in the cyanobacteria symbiosis with the other plant, which is a fixed nitrogen under to aerobic condition. यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको देख ही सकते हो कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक घटक भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यानी इसमें जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन स्थिरीकरण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है महत्वपूर्ण है। इसमें आणविक नाइट्रोजन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन को अपचयित करने के लिए उच्च अपचायक क्षमता वाले अणु जैसे FAD यानी फ्लेविन्स एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ये FAD का फुल फॉर्म भी है फ्लेविन्स एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर है ड्राई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संसाधित करने के लिए ऊर्जा स्रोत यानी ATP, यानी डाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संसाधित करने के लिए जो है ATP की बहुत ही आवश्यकता होती है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एरोनाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये याद रखना आप, ठीक है। नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम, उसके पश्चात तीसरा में आता है नाइट्रोजेनेसिस एंजाइम। कहते हैं फिफ्थ जो है बनने वाले अमोनिया को ग्रहण करने वाले यौगिक, क्योंकि अमोनिया कोशिका के लिए एक विषैली होते हैं, यानी ये काफ़ी विषैली की तरह इसका जो है रिएक्ट होता है। कहते हैं अपचायक एजेंट एवं ATP प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी अपचायक एजेंट एवं जो है ATP प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन द्वारा प्राप्त होती है। कहते हैं संपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया में जो है चरणबद्ध ढंग से नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन होता है और नाइट्रोजन जिनेज एंजाइम जो है मेलिडिनोमस एवं आयरन युक्त प्रोटीन होते हैं तथा आणविक नाइट्रोजन के बंधन स्थान पर जुड़ा रहता है। नाइट्रोजन का यह अणु हाइड्रोजन से क्रिया भी करता है, कहते हैं हाइड्रोजन अपचयित एंजाइम से प्राप्त होती है, यानी ये एंजाइम से जो होती है प्राप्त होती है। कहते हैं इसकी अपचयित होती रहती है और ये पहले डाईएमाइड यानी N2H2 में कन्वर्ट होता है, यानी डाईएमाइड्स में कन्वर्ट होता है। उसके पश्चात जो है ये हाइड्रोजाइम्स में यानी
2H4 में होता है तथा अंत में जो है अमोनिया यानी 2NH3 में बना देता है। तो इस तरह से जो है हमारा अमोनिया की जो है फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके लिए दो प्रोसेसिंग होता है N2H2, ठीक है, उसके पश्चात जो है N2H4 में होता है, फिर जाके अमोनिया यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। कहते हैं अमोनिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारकों द्वारा मुक्त नहीं होती है क्योंकि अमोनिया कोशिकाओं के लिए एक विषैली होती है। अंततः स्थिरीकरण कारक अमोनिया एवं कार्बनिक अम्लों को मिलाकर एमिनो अम्ल बना देता है। यानी स्थिरीकरण अमोनिया जो है कार्बनिक अम्लों से मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, एमिनो अम्ल बना देता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्न प्रकार से सामान्य समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसका समीकरण जो है आपके समक्ष दिख ही रहा होगा। इसमें जो है N2+6 ATP है, प्लस जो है 8 हाइड्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन आयन के साथ जो है कटायन के साथ ये ज्वाइंट किया है। उसके बाद जो है अमोनिया गैस की यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हुई है, और प्लस जो है 16 ADP जो है बाहर निकला है, और प्लस 16 PI प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर रिलीज किया है। उसके पश्चात कहते हैं कि यहाँ पर आणविक नाइट्रोजन बहुत ही अस्थायी अणु है। अंततः नाइट्रोजन को चरणबद्ध ढंग से अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए कोशिका ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। यानी ATP के रूप में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका ऊर्जा के लिए, में जो बहुत ही आवश्यक मात्रा में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं दलहनी पौधों यानी जो है लेग्यूमस, दलहनी पौधे तो आप जानते ही होंगे जो जिसे दाल उगती है। दाल वाले पौधे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके जड़ों में जो होता है राइजोबैक्टर नाम के जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम्स नाम के बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कन्वर्ट करके पौधे के लिए जो है उचित नाइट्रोजन जो है उपलब्ध कराता है। तो कहते हैं दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक विशेष भाग में होता है, जिसमें हम ग्रंथिका यानी नोडल्स कहते हैं। यानी कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ग्रांथिका में पाया जाता है, जिसको हम नोडल्स कहते हैं। ठीक है, ग्रांथिका का निर्माण जो है राइजोबियस जीवाणु तथा लेग्यूस के बीच परस्पर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही होती है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में भी देखेंगे। कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैव रासायनिक चरण सामान्य होते हैं। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जैव प्रक्रिया होती है वो सामान्य होते हैं कई। ठीक है, उसके बाद कहते हैं यद्यपि जो है ग्लूकोज ग्रंथिकों में एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हैग हीमोग्लोबिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि ये प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। कहते हैं हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण है सहजीविता के कारण होता है। सहजीविता यानी जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के कारण होता है, क्योंकि इससे अकेले जीवाणु तथा सेलुलोज नहीं बना सकते हैं। अभी हाल ही में ज्ञात हुआ है कि पोषी पौधे के अनेक जीन इसके बनाने में मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन जो हैगो हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त एक प्रोटीनों का समूह का भी निर्माण होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यह सहजीवी संबंध बनाने तथा ग्रंथियों के कार्य को सुचारू ढंग से कार्य करने में काफ़ी मददगार भी सिद्ध होता है। कहते हैं हैगो हीमोग्लोबिन का निर्माण जीवाणु एवं हैग्लूम्स की जड़ की पारंपरिक क्रियाओं के फलस्वरूप होती है। कहते हैं राइजोबियम्स के जीन हीम का कुटन करते हैं तथा जो है ग्लेयुम्स जुड़ की कोशिकाएं ग्लोबिन भाग को जो है कुटिज करती है। दोनों कुटिजों के उत्पाद मिलकर अंत में हैगो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पौधों के लिए। यहाँ पर एक डायग्राम फ्लो दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पोषी पौधे का जीव द्रव्य और ग्रंथिक में राइबोसोबियम्स पाया जाता है। वो जो होता है कहते हैं हैगो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके TCA चक्र और ETA श्रृंखला पैरोडैक्सिन बनाता है, जिसके साथ जो है विभाजित हो गए कीटो अम्ल में और ATP में विभाजित कर देता है। उसके पश्चात जो है एक यूरोलाइडाइस और अन्य अमीनो अम्ल में बदलता है, जिसमें अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। जब ये फॉर्मेशन हो जाती है तो ये मुख्यतः नाइट्रोजन डाइएमाइड्स और हाइड्रोजिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये कन्वर्ट करके क्या करता है नाइट्रोजिनियस FeMO में सम्मिलित करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है आइडोडोमाइड जो होते हैं NH जो होती है नाइट्रोजन FeFO में सम्मिलित हो जाती है, लेकिन यहाँ FeOM सम्मिलित जो होती है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार नाइट्रोजनीकरण में जो है जैव रासायनिक चरणों की संरक्षित वाहिकाएं पट्टिका जो है एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के काफ़ी फेवरेट भी रहा है। कहते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के आंशिक दबाव को कम भी करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद भी करता है, लेकिन यह जो है गुण केवल जो है लेग्यूमों में ही होता है, क्योंकि मुक्त रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक जो है हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त यह साइनोबैक्टीरिया युक्त सहजीवन वाले अन्य पौधों में पाया जाता है। यह नाइट्रेट एंड अमोनिया अज्यूमुलेशन बाय द प्लांट
Friend, what do you mean to nitrate and ammonia assimilation by the plant? Here, as I point out in the previous section, nitrogen fixation is confined to the selected microbe and plants. But all plants require nitrogen because it has a role to play in the general metabolism. Therefore, plants which do not fix nitrogen use other combined nitrogen source such as a nitrate and ammonia from carrying on the metabolic activity. The nitrate is absorbed by most plants and reduced to ammonia with the help of two different enzymes. The first step conversion of nitrate to nitrate catalyzed by the enzyme is called nitrate reductase. This enzyme has several other important constituents including to the FAD and cytochromes, means NADPHR, NADH and monomeriums. Here, show the reaction NO3 negative plus NADH plus hydrogen ion. The nitrate is a reductase is a NO2 negative plus NAD plus H2O. The H2O is a release on this reaction for the nitrate reductase case. The overall process of nitrate reductions take place in the cytosols and is an energy-dependent reaction. The enzyme nitrate reductase has been to study in many plants, and it is observed that enzyme is continuously synthesized and degraded. The enzyme nitrate reductase is inclusive for this means that increasing the nitrate concentration in the cytosols. The reduce as a more nitrate reductase to be synthesized. However, then the excess of NH4 positive it's produced, then it has a negative effect on the synthesis of nitrate reductase. In the plant, it has also been observed that light also increasing the nitrate reductase when to the nitrate is available. In the second step, the nitrate so formed is further reduced to the ammonia, and this is catalyzed by the enzyme nitrate reductase. Nitrate present in the cytoplasm is transported into the chloroplast or plastidized, where it is reduced to ammonia. Here, so in this reaction, the NO2 negative plus 3NADPH plus 3H positive. Here the nitrate reductase is a ammonia is a formation and plus 3NADPH is a also formation. The enzyme nitrate reductase is available to the accept the electron from to the source such as a NADH and NADPHR-FADH2. Besides the reduction of redoxins has also been shown to the provides electron to the nitrate reductase from the reducing nitrate to the ammonia. The ammonia so formed has to be utilized quickly by the plant because accumulations of ammonia has a toxic effect. Some plant including algae is a lives out of excess ammonia which can be further via oxidized to be nitrate and nitrate by microorganism in the soil for water. देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि पौधे द्वारा नाइट्रेट एवं अमोनिया का शुद्धीकरण कैसे होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर ऐसे ही टॉपिक पे जो है क्वेश्चन बनाता है कि पौधे द्वारा नाइट्रेट एवं अमोनिया का शुद्धीकरण किस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे कि पिछले खंड में अब बताया जा चुका है कि नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण केवल कुछ विशेष सूक्ष्म जीवों एवं पौधों में ही होता है, परंतु सभी पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सामान्य उपचार के लिए आवश्यक होता है। अंत वह पौधे जो नाइट्रोजन स्थिर नहीं कर सकते हैं वे अपनी अपचायी क्रियाओं के लिए संयुक्त नाइट्रोजन स्रोत जैसे नाइट्रेट एवं अमोनिया का उपयोग करते हैं। प्राय सभी जो है पौधे द्वारा अवशोषित नाइट्रेट का अमोनिया में अपचयन दो एंजाइम द्वारा होता है। पहला तो होता है नाइट्रेट से नाइट्रेट परिवर्तन का पहला चरण नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम द्वारा जो है प्रेरित होती है। इस एंजाइम के अन्य प्रमुख घटक है FAD यानी साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जो होती है NADPH अथवा NADH एवं जो है मेलिविडम्स के रूप में प्रेजेंट होती है। कहते हैं इसका रिएक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जो है देखिए NO3 नेगेटिव में है प्लस NADH जो है यहाँ पर प्लस H हाइड्रोजन है, तो नाइट्रेट डैश जो होती है उसके पश्चात क्या होगा NO2 बोलेगा माइनस में बनेगा और प्लस NAD पॉजिटिव होगा प्लस H2O को जो है यहाँ फॉर्मेशन होगी और जो H2O है रिलीज भी करेगी। कहते हैं नाइट्रेट अपचयन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है साइट्रोसोल यानी साइट्रोसोल में होती है।
तथा ये अभिक्रिया ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये जो अभिक्रिया होती है सब ऊर्जा पर निर्भर करती है। कहते हैं एंजाइम नाइट्रेट जो है रिडक्टेस का अन्य पौधों में भी अध्ययन किया गया है तथा यह देखा गया है कि इसका लगातार संश्लेषण एवं विघटन होता ही रहता है। नाइट्रेट जो है रिडक्टेस एंजाइम को प्रेरित भी किया जा सकता है तथा इसका अर्थ यह है कि साइटोसोल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम की मात्रा भी बढ़ाया जा सकता है। कहते हैं परंतु नाइट्रेट आयन जो है अमोनिया की जो है अधिकतर तथा नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जो भी एक विशिष्ट बात रखती है। यहाँ पर इस पर जो है नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये पीएमटी रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। कहते हैं पौधे में भी देखा गया है कि प्रकाश की उपस्थिति में यदि नाइट्रेट की उपलब्धता हो तो नाइट्रेट रिडक्टेंस बढ़ जाता है। अगर यही बात जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो है नाइट्रेट की उपलब्धता जो है नाइट्रेट रिडक्टेंस बढ़ जाता है, जो कि काफ़ी इसको महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात द्वितीय चरण, दूसरे चरण में क्या होता है? कहते हैं द्वितीय चरण में पहले चरण में बने नाइट्राइट का जो अमोनिया में अपचयन हो जाता है तथा यह अभिक्रिया जो है नाइट्रोसाइट रिडक्टेस द्वारा जो है उत्प्रेरित होती है। साइटोसोल में उपस्थित नाइट्राइट का जो है हरित लवक में स्थानांतरण हो जाता है, जहां ये अमोनिया में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर जो है NO2 नेगेटिव में है प्लस 3NADPH प्लस तथा 3H हाइड्रोजन है, यानी नाइट्रेट रिडक्टेस के लिए सम्मिलित होता है, जिसमें जो है अमोनिया का ही फॉर्मेशन होती है, जैसे NH3 प्लस जो है इसमें साथ में जो होता है 3NADPH पॉजिटिव में फॉर्मेशन होती है, प्लस H2O गैस का भी जो H2O जो वाटर है उसका भी फॉर्मेशन होती है, प्लस OH नेगेटिव का भी यहाँ फॉर्मेशन होती है। कहते हैं एंजाइम नाइट्रेट जो है रिडक्टेस NADH और NADPH तथा FAD से जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसके अतिरिक्त जो है अपचयित फेरडियोक्सिन की भी नाइट्राइट रिडक्टेस की उपस्थिति में नाइट्राइट को अमोनिया में जो है अपचयित करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। इस प्रकार उत्पन्न अमोनिया पौधे के लिए जो है एक तरह से विषैली मानी जाती है। तो ये जो है पौधों के लिए जो है प्रत्यक्ष रूप में बहुत विषैली होती है। अंत और इसका छिद्रांत से उपयोग करते हैं, यानी शीघ्रता से उपयोग करते हैं। कुछ पौधे जैसे शैवाल अधिक मात्रा में बनी अमोनिया को छोड़ते हैं, जिसका जो है मिट्टी एवं जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है नाइट्राइट तथा नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण होती है, यानी ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है इसको जो है पेड़ पौधे दोबारा ले लेते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखती है यहाँ पर। Our next topic is ammonia acid synthesis by plant. Friend, here ammonia acid synthesis by the plant is an important topic. As you have noticed that ammonia formation is achieved by the plant either by is a nitrogen fixation or second is by reduction of nitrate to nitrate. Ammonia NH4 is the most used from inorganic combined nitrogen. This ammonia is now become the major source of the production of ammonia acid, which are the build-up blocks of enzymes and protein. Amino acid have two important chemical groups, amino groups NH2 and carboxylic group minus COOH. Here reaction the RH and the COOH and ammonia. The typical ammonia acid functioning group. There is a functional group is R represented alkaline group. There is a functional group and R is a alkaline group here shown in this diagram. Ammonium so is produced the major source of amino group. However, the carboxylic groups has to be provided by other organic molecules synthesized by their plant. There are two major reactions for amino acid biosynthesis in a plant. The first is reductive amination reaction. The reductive amination reaction here, in this reaction the amino is combined with the keto acid. The most important keto acid is the alpha ketoglutarate acid produced during the operation of the carbocycle. The carbocycles is seen in this lesson 12 plant respirations, and the keto acid is undergoes to enzymatic reductions as any amino acids for produce of amino acid. Here reaction is alpha ketoglutarate acid plus ammonia. Glutamate and dehydrogenases is a glutamic amino acid is present. Similarly, another amino acid called to the aspartic acid is produced by the reductive amino acids of oxyacetic acid. It has been noticed that is a reductive amino acids represented their major port of the entry from amino into the metabolic stream.
in a plant, and this is naturated synthesis by the glutamic acid flow by the other amino acid. This is the next is a transminations of reaction. Transmination reaction means this is another very important reaction for the amino acid biosynthesis. The reaction involves the transfer of amino group from already synthesis amino acid to the keto acid. Here, showing this reaction, the alpha ketoglutic acid is a aspartic acid. Its transmines is a glutamic acid is a oxoacetic acid. There is a keto acid, amino acid is a keto acid. In the above reaction, aspartic acid is a transferred in it is amino groups NH2 to the alpha ketoglutic acid. We synthesize the glutamic acid as and release keto acid. The reaction is catalyzed by the enzymes called transaminases. A large number of amino acids are synthesized by their transamination reaction. Amino acids are organic molecules. Proteins is nitrogen. The incorporations of amino groups from amino into the keto acid represent the major step for synthesis of nitrogenous organic biomolecules. दोस्तों यहाँ पर जो है पौधे द्वारा अमीनो अम्ल का संश्लेषण की बात की गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पौधे द्वारा जो है अमीनो अम्ल का संश्लेषण किस प्रकार होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पौधे द्वारा अमोनिया उत्पादन निम्नलिखित तरीकों से हो सकती है। पहला तो हमें दिखाया गया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा जो है नाइट्रेट के नाइट्राइड्स में अपचयन द्वारा भी होता है, यानी दो प्रक्रिया बताई गई थी। कहते हैं अमोनिया जो है NH4 संयुक्त नाइट्रोजन की सर्वाधिक उपचारित अवस्था होती है। ये अकार्बनिक संयुक्त नाइट्रोजन की सबसे अधिक अमीनो अम्ल के साथ जो है रिएक्शन करती है, यानी अमीनो अम्ल के निर्माण का मुख्य स्रोत भी मानी जाती है, जो प्रोटीन एवं एंजाइम के उत्पादन का मुख्य आधार है। कहते हैं अमीनो अम्ल में दो प्रमुख रासायनिक समूह होते हैं, एक अमीनो समूह होता है, एक कार्बोक्सिल समूह विद्यमान होती है। जैसे अमीनो समूह में जो है NH2 होता है और कार्बोक्सिल समूह में जो है विद्यमान होती है नेगेटिव COOH। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक प्रतिरूप अमीनो अम्ल कारक समूह के साथ जो है जिसमें R एल्कलाइन समूह को प्रदर्शित किया गया है। ये रिएक्शन जो है RC इज COOH एंड हाइड्रोजन एंड अमोनिया, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डायग्राम मान रखता है। ये जो हमारा है कहते हैं प्रतिरूप अमीनो अम्ल कारक समूह के प्रदर्शन करने के लिए बताया गया है। कहते हैं कि सामान्य अमीनो अम्ल में जो है R जो है एल्काइल समूह का एक प्रकार उत्पन्न करती है, यानी R जो है एल्काइल समूह का एक प्रकार उत्पन्न करती है। और कहते हैं अमीनो जो है अमोनिया अमीनो समूह का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। परंतु कार्बोक्सिल समूह अन्य कार्बनिक अणु से मिलते हैं जिनके संश्लेषण में पौधे होते हैं। पौधे में अमीनो अम्ल के जैव संश्लेषण की दो प्रमुख प्रक्रियाओं पर निर्धारित होती है। पहला जो प्रक्रिया होती है वो होती है अपचयित अमीनोकरण। देखिए अपचयित अमीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में अमीनो एक कीटो अम्ल से अभिक्रिया करती है और कैल्वस चक्र के दौरान बना अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण कीटो अम्ल होती है। यानी जो क्यूवल चक्र होता है, क्यूवल चक्र जो होती है ठीक है दौरान बना अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण कीटो अम्ल होती है। जो कीटो अम्ल एंजाइमकृत अपचयित अमीनीकरण द्वारा अमीनो अम्ल बनाता है। यानी यहाँ पर जो रिएक्शन होता है अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल प्लस अमोनिया यानी ग्लूटामिक के डिहाइड्रोजिनस, जिसमें जो है ग्लूटामिक अम्ल बनाता है। तो इस तरह से जो है माइनस कीटो अम्ल प्लस अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं इस प्रकार जो है एक्सोएसिटिक अम्ल के अपचयित अमीनीकरण द्वारा जो है एसोपोटिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं यह देखा गया है कि अपचयित अमीनीकरण पौधों को अपचयित प्रक्रिया में अमीनो के प्रवेश का मुख्य स्थान माना गया है। यहीं से जो है ग्लूटामिक अम्ल और इसके उपरांत अन्य अमीनो अम्ल का संश्लेषण आरंभ हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात यहाँ पर बताया गया दूसरा पार्ट जो है पैरा अमीनीकरण अभिक्रिया यानी ट्रांसमिनेशन रिएक्शन। तो पैरा अमीनीकरण अभिक्रिया जो है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, इसमें जो है अमीनो अम्ल के जैव संश्लेषण की यह दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया मानी जाती है। इस अभिक्रिया में पहले से संश्लेषित अमीनो अम्ल से अमीनो समूह का स्थानांतरण कीटो अम्ल को हो जाते हैं, यानी कीटो अम्ल को होते हैं, जिसमें जो है अल्फा कीटोग्लूटाटिक अम्ल और एसोपोटिक अम्ल बनाता है, जिसमें
ऐसा मीजोम्स यानी ग्लूटामिक्स अम्ल और एक्सलो पाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं उपरोक्त अभिक्रिया से जो है स्पॉटिक्स अम्ल अपना एम्यूनो समूह यानी NH2 अल्फा कीटो ग्लूटारिक्स अम्ल को स्थानांतरित कर जो ग्लूटामिक अम्ल का संश्लेषण करता है तथा कीटो अम्ल जो है मुक्त करता है। यह अभिक्रिया जो है ट्रांस एमिनोस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है और इस विधि द्वारा है अनेकों अमीनो अम्ल का जो है यहाँ पर संश्लेषण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं साथ में जो है अमीनो अम्ल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक अणु का संश्लेषण कीटो अम्लों में अमोनिया से अमीनो समूह का जुड़ने का एक प्रमुख चरण भी माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा 10 चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। आगे चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 11 चैप्टर। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहें और देखते रहें त्रिपाण स्टडी सेंटर को, क्योंकि इसमें जो है बायोलॉजी की हर एक सब्जेक्ट दिखाया गया है। ठीक है, साथ में जो है कई क्लासों के लिए जो इंपॉर्टेंट है तो आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन आप अपना कार्य मत भूलिएगा कि ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बात जो है सदैव ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चाहे आप लाइक कीजिए चाहे ना कीजिए, लेकिन एक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे बच्चे तक पहुंचाना, क्योंकि ये कार्य मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे आपका सहयोग की आवश्यकता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप जो है जितना हो सके इसको दूसरे बच्चे तक पहुंचाइए, जिससे कि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, कहते हैं जो दूसरे के लिए हेल्प करता है सदैव परमात्मा भी उसको हेल्प करता है। ठीक है, नेचर भी इसी रूप से बना हुआ है। कहते हैं नेचर में भी अगर आप उसको नष्ट कीजिएगा तो वो भी आपको नष्ट कर देगा। इसीलिए अगर आप दूसरों के हेल्प कीजिएगा तो आपको भी जो है नेचर सदैव हेल्प करेगा। हर जो बुरे अवस्था में भी है जो आपको अच्छे अवस्था में कन्वर्ट कर देगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि ये सोचने वाली बात ही नहीं है, ना विचार करने वाली है, ये तो दूसरे तक पहुंचाने वाली है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो, अगर किसी को अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो रिजेक्ट करेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कि किसी को दुखी करने वाला बात है या ज़बरदस्ती दिखाने वाली बात है। ये इच्छाओं पर निर्भर करता है कि जिस बच्चे का सिलेबस है वो देखे और इसका जो है सही जो है ज्ञान प्राप्त करे। यही सिर्फ त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुंचे और वो बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो, क्योंकि बहुत से NIOS बच्चों को जो है सिलेबस पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन टू लाइन। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है लाइन टू लाइन NIOS बच्चों के लिए लेके आया है। कहते हैं साथ में जो है CBSE के जो है पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, सब बच्चे जो है इस वीडियो का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और इससे ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIOS बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।